Can we pray for Manish and his mother for 2 minutes so that poor thing is going through a lot? And दूसरी बात ये है कि सेशन खत्म होने के बाद अगर 5 मिनट सबके पास वक्त हो तो मेरी मॉम की तबीयत खराब है, उनके लिए अगर प्रे कर लें तो इट विल बी ग्रेट. ओके, thank you. So you can start with your prayer and after that we'll pray for Manish. ठीक है मैम. Thank you. तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है. सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है कि हम लोग लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं. सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी और उसके एक के ज्ञान का हम्बल मैसेंजर है. अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग जिस भी माध्यम से इन सेशंस को सुन रहे हैं, उनके दिलों पर, उन पर, उनके परिवार पर, उनकी जिसकी भी वो वेल विश करते हैं उन पर, उन सब पर अपने अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का घेरा बनाते हैं, क्योंकि लॉ एक है और किसी भी नेगेटिव एंटिटी या थॉट फॉर्म को इसमें एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा लॉ एक है. अब आप प्रोसीड करें. मनीष के लिए would you like to pray, Pa, or shall I what? So may God give Manish strength to go through this loss, and we can hold 30 seconds silence for his mother so her soul may rest in peace. And well, actually at this time when harvest is going to begin and whatever is going on in the world from 3D to 5D, and जैसे मैंने कल पोस्ट शेयर किया था कि somebody said, मैंने किया था पता नहीं किसी और ने किया था कि the earth is already moved into 4D. That said 5D, कोई कहता है 4D. So earth has already shifted out of the 3D, and at such a time her passing away, I would take it as that she has moved on to the 4D planet or the 4D life. And well, I would say good for her. And but at the end of the day, Manish has lost his mother, and losing a mother is very painful. So 30 seconds silence. And may he get the strength to recover from this loss. Okay, so we are all, I don't know, Manish, if you would be listening to this recording in the future, but if you are, I just want to say that we all stand by you in this time. Okay, Pa, you can start with question number 66.25. So my question पढ़ देती हूँ. Now you mentioned the problems with the action in the King's Chamber. MJ join नहीं कर रहे हैं आजकल और लखानी भी नहीं है. ओके, तो मुझे ही करना पड़ेगा. ठीक है. So now you mentioned the problems with the action in the King's Chamber of the Giza-type pyramid. I am assuming if we used the same geometrical configuration that is used at the pyramid at Giza, this would be perfectly all right for the pyramid placed beneath the head, since we wouldn't be using the King's Chamber radiations, but only the third spiral from the top. And I'm also asking, would it be better to use a 60-degree apex angle and than the larger apex angle? Would it provide a better energy source? So
डॉन पूछ रहा है कि आप अभी बता रहे थे ये पिछले सवाल में, उसके जवाब में कुछ रा ने और डॉन ने इसके बारे में बात की थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि राजा के कमरे में, जो पिरामिड के अंदर जो राजा का कमरा है, उसके अंदर की परेशानियों के बारे में आपने अभी बताया कि क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो एंगल्स और साइड्स और मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस हैं कि गीजा के, अगर हम सर के नीचे रखने वाले पिरामिड का वही एंगल और कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो वो मदद करेगा, उसकी तीसरा स्पाइरल जो है, जो चोटी से निकलेगा, उससे हीलिंग मिलेगी। और बहुत बड़े एंगल के बजाय अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएं, मतलब चोटी के ऊपर बहुत ज्यादा चौड़ाई के बजाय अगर उसे थोड़ा सा 60 डिग्री का हो, तो उससे बेहतर ऊर्जा मिलेगी ठीक करने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो मैम यहाँ पे राज जवाब देता है कि फॉर एनर्जी थ्रू द एपेक्स एंगल द गीजा पिरामिड ऑफर्स एन एक्सीलेंट मॉडल. Simply be sure the pyramid is so small that there is no entity small enough to crawl inside it. तो वो कह रहा है कि देखो, अगर तुम जैसे मान लो, अब अगर तुम पिरामिड के अंदर नहीं कर रहे हो, अपने घर पे कर रहे हो या कहीं पर भी कर रहे हो, कहते हैं कि तो उस केस में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो एंगल उसके हैं, जितने भी, मान लो जैसे पिरामिड होता है, अगर आप बनाओगे एक ट्राइंगल होता है ना, अगर उसका हर एंगल 60 डिग्री का कर दोगे, यहाँ पे वो ये कह रहा है 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो, ठीक है। इक्विलेटरल कितने, किसी का भी हो सकता है, 30-30-30 का भी हो सकता है, 60-60-60 का भी हो सकता है, हर कोने के एंगल को अगर आप देखोगे तो वो कहता है कि 60 डिग्री का जो एपेक्स एंगल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर तुम इस्तेमाल करो, ये बहुत बढ़िया मॉडल है। कह रहा बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो तुम पिरामिड सर के नीचे रखोगे ना, मतलब तकिए के नीचे, वो इतना छोटा हो जब वो बने पिरामिड, कि उसके अंदर कोई भी एंटिटी, चाहे वो चींटी हो, मतलब छोटा छोटा कीड़ा तक भी उसमें एंटर ना कर पाए, इतना छोटा बनाना उसको। यानी जितना छोटा रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा वो। कहीं नेक्स्ट वो क्वेश्चन मैम। ऐसा तो नहीं कह रहा कि ये ध्यान रखो कि पिरामिड कितना भी छोटा हो, उसके अंदर एंटिटी क्रॉल कर सकती है, ऐसा तो नहीं कह रहा वो? मैम वो कह चलो रहा है आगे सिंपली पढ़ते बी हैं, फिर श्योर द देखते हैं। पिरामिड इज सो स्मॉल दैट देयर इज नो एंटिटी स्मॉल इनफ टू क्रॉल इनसाइड इट, नो एंटिटी, कह रहे कोई भी उसके अंदर ना एंटर कर पाए। तो बेसिकली अगर यही आप तो बना मैं भी कह रहे हो रही वैसे हूँ, एंटिटी। हाँ क्योंकि जो एंटिटीज हाँ आते हैं वो तो अपना साइज छोटा बड़ा कर लेते हैं ना, नेगेटिव हाँ हाँ एंटिटीज, हाँ और वो तो कहीं पे ही फिट हो जाते हैं। हाँ तो वो ये कह रहा है कि ये हाँ। ध्यान रखो कि पिरामिड कितना भी छोटा हो, आप कहीं पर भी कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि हम्म अगर सही तरीके से नहीं किया तो कोई भी हम्म पिरामिड इतना छोटा नहीं होता कि उसके अंदर कोई गलत एंटिटी घुस ना सके। मेरे ख्याल से वो ये कह रहा है, ठीक है। हम्म आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी शायद। तो हम्म डॉन कहता है, आई अज्यूम दैट दिस एनर्जी देन, दिस स्पाइरलिंग लाइट एनर्जी is somehow absorbed by the energy field of the body. Is this somehow connected to the indigo energy center? तो वो कहता है कि पिरामिड के चोटी से जो एनर्जी आती है वो हमारे शरीर की ऊर्जा उसे अंदर खींच लेती है। तो क्या ये ऊर्जा हमारी तीसरी आंख की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है? मतलब क्या इसका ताल्लुक हमारी तीसरी आंख से है? कि सर के नीचे रखने को बोला ना, तो सर के नीचे का मतलब हमारी तीसरी आंख हो गई, पीछे रखेंगे तो हाँ सीधा बिल्कुल, हमारी क्योंकि तीसरी आंख को क्योंकि जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूँ, अगर आप तीसरी आंख जहाँ पर आपकी है ना, ठीक है, इसके जस्ट पीछे देखोगे ना, जहाँ पर ये आपका दिमाग जहाँ पर भी होगा, मतलब सर के पीछे जहाँ पर भी होगा ना, यहीं पे आपका रूट ऑफ द माइंड और आर्केटिपिकल माइंड होता है। तो बेसिकली कह रहा है ये आर्केटिपिकल माइंड के बिल्कुल जस्ट नीचे रख देना, क्योंकि वहां से और पिनियल ग्लैंड का डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ है हाँ बिल्कुल, ये नीचे 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 देखो, और नीचे, आप अपनी तीसरी आंख से अपना हाथ, एक हाथ तीसरी आंख पे रख लो, एक पीछे लेके जाओ,
तो बिल्कुल एक एकदम इधर, एडजेसेंट होने चाहिए। एक इधर हाँ और हाँ। एक इधर। और अगर आप दो क्रिस्टल इस हम्म, तरह से पकड़ोगे तो आपकी तीसरी आंख बहुत फास्ट वाइब्रेट होती है। हम्म तो खैर रा आगे उसका कुछ जवाब दे रहा है। वो कह रहा है दिस इज इनकरेक्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एनर्जीज आर सच एज टू मूव विद इन द फील्ड ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स एंड रेडिएट ईच सेल ऑफ द स्पेस टाइम बॉडी एंड एज दिस इज डन। एक में द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एनर्जी आर, अच्छा ठीक है, then and irradiate also the time space equivalent which is closely aligned with the space time yellow ray body। तो वो कह रहे नहीं नहीं, देखो ऐसे समझो इसको कि तुम्हें लग रहा होगा कि भाई वो केवल इंडिगो एनर्जी सेंटर को क्या कहते हैं वो करेगी एक्टिवेट। कह रहा है ऐसा नहीं है। कहता है कि देखो ये जो ऊर्जा जो आती है ना, क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंट एनर्जी, मतलब जो अनंत चाहिए था कि अनंत ऊर्जा है, ये जो फोटॉन्स सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो घूमते घूमते आते हैं सारे। वो कह रहा है कि ये इस तरीके की ऊर्जा है कि ये जो तुम्हारे शारीरिक शरीर में जितने सेल्स है ना, उन्हीं को वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उनको बड़ी तेजी से उनके अंदर लाइट कांपने लग जाती है। फिर ये ऐसा नहीं है केवल तुम्हारी तीसरी आंख पे असर पड़ेगा, फिर तो तुम्हारी पूरी बॉडी पे ही असर पड़ेगा इसका। कह रहे एकदम से पूरी की पूरी जितनी बॉडी है वो पूरी कांपनी शुरू होगी, जितने भी सेल्स हैं उसके वो कांपने शुरू हो जाएंगे। कह रहे फिर उसके आगे जो तुम्हारी इथेरिक बॉडी है, मतलब जो तुम्हारा ऑरा वाली जो बॉडी है, कह रहे वो भी कांपना शुरू करेगी, दोनों की दोनों। और उसकी वजह से जो अलाइनमेंट जो होती है ना इन दोनों के बीच में, मतलब तुम्हारे ऑरा वाला बॉडी और तुम्हारा ये जो भौतिक शरीर है जो तुम्हारा अभी है जैसा भी है, कह रहा है इन दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट बनती है ना, वो बनती है येलो रे बॉडी की वजह से। येलो जो कॉम्प्लेक्स है ना तुम्हारा, जो येलो सेंटर है एनर्जी सेंटर, कह रहा है उसकी वजह से। कह रहा है वो दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं। उसकी जैसी अलाइनमेंट होती है तो पूरे के पूरे जितने चक्र हैं ऑरा वाली बॉडी के और इस वाली बॉडी के, कह रहे दोनों के अलाइन हो जाते हैं फिर। कह रहे दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इथेरिक बॉडी और ऑफ फ्री विल, दिस इज अ रेडिएशन मच लाइक योर सन्स रेज, दस इट शुड बी यूज विद केयर। वो कह रहे हैं कि देखो ये केवल ये नहीं कह सकते कि केवल इथेरिक बॉडी हो या तुम्हारी इच्छा के ऊपर आधारित है ये चीज। कह रहे ऐसे नहीं है। कह रहे ये रेडिएशन कुछ ऐसी होती है जैसी तुम्हारे सूरज की तरफ से जो निकलती है ना रेडिएशन। अब मैम यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जो सूरज की रोशनी है वो इसलिए हमें गर्मी लगने लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि बाहर की जो फील्ड है जो क्वारंटीन लगा रखी है ना, वो ये जितने भी आयोनोस्फेयर ये स्फेयर वो स्फेयर जितने भी लगा रखे हैं ना, ये कांप रहे होते हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही उसके ऊपर वो रेडिएशन पड़ेगी ना, फैल जाएगी एकदम से, फैलेगी और कांपने लग जाएगी, और उसकी वजह से होता है पैदा घर्षण। अगर घर्षण पैदा होगा ना तो गर्मी होने लग जाएगी अचानक से, आप अपने हाथों को भी घिसोगे तो हाथ गर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके की वो मतलब एक तरीके का होने लग जाता है उनके बीच में, उस वजह से गर्मी होती है। कह रहे इसीलिए उसके आगे भी फिर रा बोलता है, कह रहे इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तुम इसका इस्तेमाल करो तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि ऊर्जा बहुत जबरदस्त लेवल की होती है। बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सूरज की तरफ से एकदम से डायरेक्ट किसी ने आपके अंदर वो रेडिएशन एंटर करा दी हो, बीच में कोई रुकावट नहीं है, सीधा डायरेक्ट वो रेडिएशन घुसी है आपके अंदर पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी, एक मिनट, किसी का, शैला आपका कैमरा ऑन है, तो एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी कि यहाँ पर ये कह रहा है बेसिकली, आपने जिस तरह से उसने कहा आपने एक्सप्लेन कर दिया, बेसिकली वो कह रहा है कि सिर्फ सर पे नहीं करती, आपके पूरे बॉडी के हर सेल को एक्सपोज करती है इसकी एनर्जी को। इसकी क्रिस्टल की एनर्जी आपके पूरे शरीर के हर सेल हर सेल एब्जॉर्ब करता है। और जब ये कहता है ना अलाइंड विद द स्पेस टाइम येलो रे बॉडी, येलो रे बॉडी ये है आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी जो है, वो है येलो रे बॉडी, बेसिकली आपकी मेंटल बॉडी। तो येलो रे का मतलब सिर्फ आपके चक्र से नहीं कर रहा है कि आप यहाँ सर के पीछे रखोगे, मतलब आई डोंट नो पा अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पर आप यहाँ सर के पीछे रखोगे और आपका ये वाला चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। वो ये कह रहा है कि आपकी मेंटल बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो अच्छा हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हो। ओके। तो इसलिए बहुत ज्यादा अगर इसे दिया तो इंसान स्ट्रेस में आ जाएगा, या गुस्सा वगैरह, इरिटेशन। तो इसलिए इसे थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। तो how many applications of 30 minute or less during a diurnal period would be appropriate? तो डॉन कहता है कि एक दिन में
30 मिनट या उससे कम कितनी बार करना चाहिए? तो रा कहता है इन मोस्ट केसेस नो मोर देन वन. In a few cases, especially where the energy will be used for spiritual work, experimentation with too shorter periods might be possible. But any feeling of sudden weariness would be a sure sign that the entity had been over radiated. कह रहे देखो ज्यादातर केसेस में जो होते हैं, ज्यादातर लोग अगर हम सबकी की बात करें, दुनिया की बात करें, तो कह रहे ज्यादातर केसेस में तो एक दिन में एक बहुत है, आधे घंटे का सेट बहुत है. कह रहे लेकिन कुछ-कुछ केसेज़ में ऐसा होता है जहाँ पे अगर कोई स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक कर रहा है, अभी धीरे-धीरे काम करना शुरू किया है, कह रहे तो उस केस में 2 पीरियड हो सकते हैं, मतलब 2 शॉर्ट पीरियड रख सकते हो आप आधे-आधे घंटे के 2. कह रहे लेकिन आधे आधे इस चीज़ घंटे का के नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं ध्यान. नहीं नहीं नहीं, आधे आधे घंटे के नहीं, मैम 15-15 मिनट के 2, 2 मैम शॉर्टर आधे-आधे घंटे के 2 पीरियड्स। बोल रहे हैं. अच्छा हाँ, हाँ, सॉरी. हाँ, पन नहीं, नहीं, 1 मिनट एक्सपेरिमेंटेशन विद 2 शॉर्टर पीरियड्स ठीक है. हाँ, 15-15 मिनट के 2 अलग-अलग अलग-अलग टाइम पे. हाँ जैसे फिर वो कह रहा है बट एनी फीलिंग ऑफ सडन वेरीनेस, कह रहा है कि लेकिन अगर तुम्हें अचानक से थकावट सी महसूस होने लग जाए ना, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि तुम ओवर रेडिएट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा ज़्यादा ऊर्जा आ गई है, तुम्हारे शरीर में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब रेडिएशन ज़्यादा पहुँच रही है. इसलिए मैम इससे एक चीज़ और पता चलती है इस आंसर से, अच्छी बात है इसने आंसर यहाँ पे दिया. जैसे हम लोगों से भी पूछते रहते हैं ना लोग मेडिटेशन सर हम कर रहे हैं, हमें थकावट बहुत हो रही है, हमें नींद बहुत आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. इसका मतलब तभी मैं आप लोगों को उसी इमीडिएटली उस टाइम पे वैसे जनरली बोल देता हूँ कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, उसके बाद दोबारा शुरू करना. वो इसी वजह से हो रहा होता है कि आपकी बॉडी ना ओवर रेडिएट कर रही है, मतलब रेडिएशन तो ज़्यादा आ गई है बॉडी के अंदर. इस वह दोनों इसलिए वो बातें हो थकावट सी सकती होने हैं, लग जाती है और नींद नींद भी आने लग जाती है. दोनों बातें हो सकती हैं, या तो जरूरत से ज्यादा हो गया है, या ये होता है कि आपकी आपकी बॉडी पहले से थकी हुई है, या माइंड पहले से थका हुआ है, और मेडिटेशन से उसे इतना सुकून मिला कि उस हीलिंग एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्ट करना चाहता है. क्योंकि जब भी आप किसी को हीलिंग एनर्जी देते हो, या हीलिंग देने के बाद या मेडिटेशन करते वक्त कोई सो जाता है, या एफर्मेशंस बोलने के बाद जब आप सो जाते हो, तो वो चीजें आपका दिमाग आपकी बॉडी में और ऑरा में एब्जॉर्ब करता है जब आप सो जाते हो, और हीलिंग फास्ट होती है. इसलिए दोनों बातें हो सकती हैं, मैम तो अब उस ये केस डिपेंड में भी करता है. उस केस में भी मैम यही होगा कि रेडिएशन ना ज़्यादा है. अदरवाइज़ जनरली पता है मेडिटेशन के बाद कैसी फीलिंग होनी चाहिए? मैं सीरियसली बताऊँ आपको, एक बड़ी हैप्पीनेस वाली, बड़ी पीसफुल वाली इस तरीके की होनी चाहिए एक्चुअल रियलिटी में. अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसके बाद ये वाली फीलिंग डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर. मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि इस तरह की फीलिंग आ रही है. अगर इसके अलावा जैसे नींद आ रही है, ये आ रही है, तो इसका मतलब अब जैसे ये बता रहे हैं मैम इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ओवर भी हो सकता है. जैसे आप बता रहे हो वो भी गलत नहीं है। ये भी हो सकता है कि हाँ, बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई है, नाउ आप बिल्कुल पीस और उसमें जा चुके हो, तो अब आपका मन है कि हाँ यार चलो मैं सोता हूँ, मैं तो आराम करूँ। मेरे हिसाब दोनों से, पॉसिबल है। अगर अगर मेरे हिसाब से अगर किसी को थकावट हो रही है, नींद आ रही है ना, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं कि पाम क्रिस्टल्स आते हैं हाथ में पकड़ने के लिए, तो दोनों हाथों में एक एक क्रिस्टल पकड़ के अगर वो मेडिटेशन करें सर पे रखने के बजाय, तो वो करके देख लें. क्योंकि यहाँ पे वो क्रिस्टल की बात कर रहा है और पिरामिड की एनर्जी की बात कर रहा है. वो ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी होती है ये सन की रेस जैसी पावरफुल होती है. तो अगर उन्हें वो हो रहा है, तो दोनों हाथों में एक छोटा छोटा क्रिस्टल पकड़ के देख लें कि उन्हें उससे क्या महसूस होता है, फायदा होता है या नहीं होता. ऐसा हो सकता है. एनीवे, सो हाँ, ट्राई तो किया जा सकता है। हाँ, होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स, होते हैं पाम क्रिस्टल्स बोलते हैं उनको. वो जो हार्ट वाला रोज क्वार्ट्ज था ना, वो एक्चुअली पाम क्रिस्टल था, हाथ में पकड़ने के लिए मेडिटेशन के दौरान. नहीं तो छोटे छोटे स्फीयर्स भी आते हैं बॉल की तरह, तो वो भी जो है आप हाथ में पकड़ के मेडिटेशन कर सकते हो. लेकिन पिरामिड नहीं पकड़ना, पिरामिड हाथ में नहीं पकड़ा जाएगा. हार्ट शेप के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, पिरामिड या साइलो इस तरह के शेप्स नहीं पकड़ना. तो उसके बाद डॉन पूछता है कैन दिस एनर्जी हेल्प. अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई, आप पढ़ रहे थे
मैंने स्क्रीन पे बताया था, तो जो लोग देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा। आज साफ सफाई करते वक्त ना, अपनी किताबें सॉर्ट आउट करते वक्त मुझे एक किताब मिली जो मैंने ली थी कुछ समय पहले। वो है पिरामिड्स फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो इसके अंदर पिरामिड्स के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। तो अगर किसी को लेनी है तो आप खरीद सकते हो, Amazon पे मिल जाएगी। अभी मैंने पढ़नी शुरू नहीं की, बट आई विल स्टार्ट नाउ। So, can this energy help in any way as far as healing of physical distortion? So, Don कहता है कि आप जिस एनर्जी की बात कर रहे हो, क्या उससे इंसान को शारीरिक बीमारी या कोई तकलीफ हो तो क्या वो भी ठीक हो सकता है? तो मैम राय यहाँ पे बोलते हैं, कहते हैं कि देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट हीलिंग यूजिंग दिस एनर्जी, although if used in conjunction with meditation it may offer to a certain percentage of entities some aid in meditation। कह रहे देखो, डायरेक्ट हीलिंग के लिए तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल एप्लीकेशन मतलब नहीं है। मतलब कोई कि तुम इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके क्या कहते हैं कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन कर दो इसकी, मतलब डायरेक्टली अप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ रहा है तुम्हारे शरीर में। कह रहे वैसे तो नहीं है। कह रहे लेकिन इस ऊर्जा को लेने के बाद अगर तुम मेडिटेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हो ना दोनों का साथ में, कह रहे तब ये बिल्कुल तुम्हारे लिए काम कर सकता है और इवन मेडिटेशन करने में भी मददगार हो जाएगा। मतलब जैसे मेडिटेशन में फोकस नहीं बन रहा है किसी का, किसी के ध्यान इधर-उधर भटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कह रहे तो उस केस में भी ये बहुत कारगर साबित हो सकती है तुम्हारे लिए। कह रहे इन मोस्ट केसेस इट इज़ मोस्ट हेल्पफुल इन एलिविएटिंग वेरीनेस एंड इन सिमुलेशन ऑफ, अरे बाप रे! स्टिमुलेशन ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल एक्टिविटी। अरे बाप रे! वो कह रहा है क्या कि हुआ? ज़्यादातर केसेस में नहीं, कुछ नहीं वो, ये बाप रे! ये एनर्जी है बड़ी खतरनाक। अब उसने जो चीज़ बोली है उससे मेरे को लग रहा है ये बड़ी अजीब है, लेकिन ख़ैर जो भी है। कहता है कि ज़्यादातर केसेज़ में तो ये देखो जो तुम्हारा थकान, थकावट और ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर तुम मेडिटेशन के साथ इसका इस्तेमाल करते हो, कह रहे एक तो उसको ख़त्म करने के लिए होती है ये, इस ऊर्जा का इस्तेमाल। कह रहे दूसरा, ये तुम्हारी जो सेक्सुअल ऊर्जा है ना, कह रहा उसको बढ़ा देती है, हाँ? उसको स्टिमुलेट कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। हाँ, यही बोल रहा है वो। अब उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा नहीं होगा वो तो राई जाने। To a certain percentage, which case it is much more relevant. हाँ, तो इसीलिए तो जब बट कुंडलिनी अब खुलती है या चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो लोग इतने पागल हो जाते हैं ना। अच्छा। हाँ, कि काटने दौड़ पड़ते हैं एक दूसरे को, है ना? स्टिमुलेशन ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल। फिजिकल मतलब आपको कोई मेहनत करनी है, स्पोर्ट्स में भी अगर आप हो और हाँ, आपको हाँ, कुछ उसमें ऐसा भी करना है तो भी बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल। बेसिकली आपकी मैम शारीरिक ऊर्जा बढ़ा देता है। हाँ, लेकिन मैम ये है कि अगर ये ऊर्जा अगर आपने फिर कहीं पे इस्तेमाल नहीं की ना, मतलब मान लो अगर आपको कुंडलिनी वगैरह भी हुई है और आपकी क्या कहते हैं ये एकदम से ब्लॉकेज खुल गई सारी, तो उस केस में या तो आप वर्कआउट वगैरह शुरू कर दो, एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह शुरू कर दो, नहीं तो फिर हाँ, वो तीसरी एक्टिविटी तो उसने बोल ही दी है, नहीं तो बिल्कुल। फिर वो देख लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। तो इन अ ट्रांजिशन, डॉन कहता है, इन अ ट्रांजिशन पा वैसे एक बात बोलूं, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं सुन रही हूँ, हाँ, यहाँ सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो आप जब ये कहते ना, अच्छा फिर हाँ। मैम वो ये कहते ये जरूरी नहीं है ऐसा कहना। In a transition from third to fourth density, we have two other possibilities other than the type that we are experiencing now. तो डॉन कहता है कि तीसरी से चौथी घनिष्ठता में जाने के लिए जाते वक्त हमारे जो अनुभव हो रहे हैं उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। वी हैव द पॉसिबिलिटी फिर 2 टोटली विकल्प आ जाएँगे। है। हाँ, 2 वि वो कह रहा है कि जब हम तीसरी से चौथी घनत्वता में जाएँगे, तो हमारे सामने 2 विकल्प आ जाएँगे, जो जो अनुभवों के। एक तो अभी अनुभव जो हम अभी ले रहे हैं, कह रहे जैसे ही हम तीसरी से चौथी में पहुँचेंगे तो हमारे सामने अनुभवों के 2 विकल्प आ जाएँगे। अच्छा, विकल्प, अच्छा वो पॉसिबिलिटी का मुझे हिंदी नहीं आता था, ठीक है। सो हाँ, वी हैव द, एक मिनट, ये कौन आया? अरे बड़े दिनों बाद आई भावना। हाउ आर यू भावना? ओके, so we have the possibility of a totally positively polarized harvest
and the possibility of a totally negatively polarized harvest. And I understand that I understand have occurred elsewhere in the universe many times. तो जिस तरह और ग्रहों पे ब्रह्मांड में हो चुका है, इस तरह हमारे यहाँ भी जब हार्वेस्ट होगा तो पूरी तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है और पूरी तरह से नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सर्विस टू अदर्स या सर्विस टू सेल्फ, जैसा ब्रह्मांड में और जगह पर हो चुका है. When there is a totally negatively polarized harvest, when a whole planet that has negatively polarized and makes the transition from third to fourth, does अरे एक मिनट, that has negatively polarized and makes the transition from third to fourth density, does the planet have the experience of the distortion of disease that this planet now experiences prior to that transition? तो डॉन कहता है कि जब ये पूरी तरह से नेगेटिवली पोलराइज होगा तो ये हमारे पूरे धरती पे समझो अगर सर्विस टू सेल्फ में चले जाते हैं तो क्या ऐसे केस में कोई महामारी या बीमारियां आएंगी क्या हमारे धरती पर? That this planet now experiences prior to that transition. जैसे एक मिनट लास्ट रह गया, जैसे कि इस धरती पे पहले हुआ है या अभी हो रहा है, बार बार महामारियां आ रही हैं, ये थर्ड से फोर्थ में जाने से पहले जैसे महामारी आई थी, तो अगर पूरी तरह से नेगेटिव की तरफ चले गए सब लोग तो क्या महामारियां आएंगी? आप इसे पढ़ो, मैं जरा ऑर्डर देकर आती हूँ. छोटा सा जवाब है, ठीक है, छोटा सा जवाब है वैसे तो इसको है तो छोटा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके चलना है इसमें. तो वो डॉन को जवाब भी देखो इस तरीके, वो कह रहे हैं, डॉन ने उससे सवाल पूछा कि हाँ भाई दो विकल्प तो होंगे कि एक तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब या तो अगर नेगेटिव हो गई हार्वेस्ट पूरी की पूरी, कह रहे तो भी एक तरीके का विकल्प आ जाएगा, पॉजिटिव वाली साइड में गए तो भी एक विकल्प आ जाएगा, मतलब अनुभव अलग अलग हो जाएंगे. यहाँ से बेसिकली थर्ड डेंसिटी के बाद तो अनुभव अलग अलग होने ही है. एक साइड में बिल्कुल ही अच्छे अनुभव होंगे, एक साइड में बिल्कुल ही नेगेटिव टाइप के अनुभव होंगे. वो तो जो अभी आपने अर्थ पे देखा है ना, अर्थ पे जो देख रहे हो इससे 100 to 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना. इस तरीके के होते हैं नेगेटिव प्लैनेट्स, कि मतलब वहाँ पे आप एक दूसरे से आंख मिला के भी बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने आंख मिलाई, आंख मिलाने से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे आंख मिलाना भी अलाउड नहीं है. इस तरीके के लेवल होता है वहाँ पे, इतना मतलब ज़्यादा कंट्रोल होता है बेसिकली. तो वो कह रहे हैं कि इस केस में अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर मान लो नेगेटिव हो गई, मतलब पॉजिटिव में जाते जाते अचानक से, लेकिन प्लैनेट पॉजिटिव में जाएगा लेकिन हार्वेस्ट नेगेटिव हो गई पूरी की पूरी, कह रहे तो इस केस में क्या ये इस तरीके की महामारियां, बीमारियां, ये सारी चीजें होंगी? तो राज जवाब देखो कितना सही दे रहा है उसको, बड़े आराम से दिया उसने और जवाब. कह रहे हैं कि तुम इस चीज को अब देख पा रहे हो, कह रहे यू आर परसेप्टिव, कह रहे कि हाँ अब तुम देख पा रहे हो. कह रहे जब भी नेगेटिव हार्वेस्ट होती है तो वो इतनी इंटेंस होती है, इतनी इंटेंस मतलब इतनी तीव्र होती है ना, इतनी ज्यादा, मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा अजीब सी डिसहार्मनी फैल जाएगी तुम्हारे चारों तरफ. तो कह रहे चारों तरफ डिसहार्मनी हो जाएगी तुम्हारी, मतलब लोगों के बीच में प्रेम प्यार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, इस तरीके की हो जाती है. कह रहे और फिर उसको एक्सप्रेस करेगा तुम्हारा प्लेनेट. जैसे ही ये प्रेम प्यार तुम्हारे सब लोगों के बीच में से कम हो जाएगा और बिल्कुल लोग एक दूसरे को मारने काटने को दौड़ेंगे तो समझ लेना तुम्हारा प्लेनेट उसको एक्सप्रेस कर देगा. फिर मतलब वो सीधा पानी पूरा का पूरा उठा के एक साइड से दूसरी साइड कर देगा, जमीनें टूट टूट के इधर से उधर उधर, बिल्डिंगें सारी ऊपर से नीचे, वो सब कर देगा, क्योंकि जो तुम करोगे वो ही तुम्हारा प्लेनेट करेगा. तुमने आपस में तोड़ा ताड़ी मचाई तो प्लेनेट भी तोड़ा ताड़ी मचा देगा, ये करेगा प्लेनेट फिर आपका. और इस केस में बहुत सारी चीजें होंगी. अगर कोई अभी भी आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में डिसहार्मनी चल रही है थोड़ी सी, अब जब चल रही है तो चल रही है. हाँ, इसका मतलब ये भी है कि हाँ मैम, इंटेंस डिसहार्मनी का मतलब वॉर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल मैम, वो वॉर के लिए तो पहले ही बोल चुका है वो, उसने बोला नहीं एक सेशन के अंदर कि तुम्हारे यहाँ पे वॉर शुरू होंगी लेकिन लंबी लंबी,
वो कह रहा है कि इन वॉर्स के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल ये न्यूक्लियर वेपन का। मैम पता है आपको, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ये और भी बुक्स पढ़ी हैं हम लोगों ने, तो वहां पे कन्फेडरेशन ने साफ बोल रखा है कि अगर तुम लोग न्यूक्लियर वेपन वॉर में गए, न्यूक्लियर वॉर में घुसे, तो हम इंटरफेयर करेंगे, हम तुम्हें चलाने नहीं देंगे न्यूक्लियर वेपन्स। कभी तुम सोच रहे हो कि जो तुमने मेल्डेक पे किया है तुम यहाँ पर भी रिपीट करोगे? कह रहे इसीलिए दूसरे तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि वेदर मैनिपुलेशन। उसी ने बोला है, हम नहीं बोल रहे। कह रहा वेदर मैनिपुलेशन और भी तरीके की जो वॉर होती है, जो लंबी लंबी खींचने वाली वॉर होती हैं, ये छोटी वॉर नहीं होती हैं। पहले एक होगी, फिर अचानक से देखो कहीं से दूसरी हो गई, फिर अचानक से देखो कहीं से कहीं एक और हो गई। कह रहे ऐसे, कह रहे तुम लोगों को लगेगा रैंडम इवेंट्स है, ये रैंडम नहीं है, प्लान्ड इवेंट्स हैं। कह रहे तुम लोगों को अच्छा, पता चल जाएगा, कह रहे लंबी लंबी जाएंगी ये। इस वजह से डिसहार्मनी होगी, डिसहार्मनी जब होगी तो प्लेनेट इसे एक्सप्रेस करेगा, पूरा ही कर लेगा प्लेनेट अपने हिसाब से हाँ, बराबर। मतलब भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई वैसे। हाँ, अर्थक्वेक्स आ गए, मतलब सुनामीज आ गई और ये सारी चीजें। तो अभी देखो आप, अभी अगस्त जैसे जैसे खत्म होने जाएगा, अगले एक हफ्ते के बाद क्या क्या शुरू होगा आप देखते जाओ। सितंबर तो बहुत बुरा हाल होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत बुरा हाल होना है। खैर ठीक है, आगे तो खैर मैम भगवान हमारे बचाए। को तो टेंशन नहीं है, हमारे पास तो एक सिंपल सा झोला है, उठा के चल पड़ेंगे हम, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, तो आगे डॉन कहता है द प्लैनेट हैज अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन। अच्छा, पता है क्या, हमको ये वाले चैनल पे लाइव करते हुए कितने, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए? 6 दिन हुए मैम। 8 दिन उन्होंने मुझे बोला था। और चैनल के ऊपर लाइव मैंने 2 दिन बाद शुरू किया। अब मैंने आज भी ट्राई किया कि पुराने चैनल पे मैं कर लूं, लेकिन अभी भी बैंड ही दिखा रहा है, साले नालायक। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके। तो डॉन, मतलब मैं तो रोज ही ट्राई करती हूँ। ठीक है, द प्लैनेट हैज अ सर्टेन तो सेट एक ऑफ। एक 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 एप्लीकेशन डाल दो मैम, उनको एप्लीकेशन डाल दो कि भाई आप लोगों ने बोला था इतने टाइम तक, बट दिस दिस अकाउंट हैज स्टिल नॉट बीन एक्टिवेटेड, प्लीज इसको एक्टिवेट करो। अपने पास डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रखो रिटर्न में। रिटर्न में कहाँ से होगी? यूट्यूब की तो सब ऑनलाइन होती है, रिटर्न थोड़ी होती है। वो तो सब कुछ है मैम वहां पे। ऑनलाइन, मैंने अपील भी डाली ऑनलाइन। थी, लेकिन अपील रिजेक्ट कर दी हाँ, मेरी। खैर, अच्छा दोबारा कोई डाल नहीं, दो। कोई नहीं, वो कर्म कर रहे हैं, अपने आप भुगतेंगे। गलत कर्म कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं हमें। आजकल अपनी वीडियोस में रोज यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जगदाले जी अपने वीडियोस में रोज? बताओ। सो डॉन अरे कहता था मैम प्लान। सेशन सेशन पे आ जाओ। अरे वही तो कर रही हूँ, कमेंट पढ़ रही थी मैं नीचे। द प्लैनेट हैज अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस प्रायर टू ट्रांजिशन इनटू फोर्थ डेंसिटी, दैट इज इन लेट थर्ड डेंसिटी, एंड देन द कंडीशंस आर different in early fourth density. Could you give me an example of a negatively polarized planet and the conditions in late third density and early fourth density so that I can see how they change? तो डॉन कहता है कि तीसरी से चौथी घनिष्ठता में जाने के लिए जाते वक्त धरती पे अलग अलग हालात बनेंगे। तो तीसरी घनिष्ठता के आखिरी पड़ाव में जो हालात बनेंगे वो अलग होंगे, और चौथी घनिष्ठता के पहले पड़ाव में जो होंगे वो हालात अलग होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये हालात कैसे होंगे और दोनों में क्या फर्क है, ताकि मैं इसे समझ सकूं? नेगेटिव पोलराइज्ड, कुड यू गिव मी एन एग्जांपल? तो अगर अगर धरती के ऊपर सारे सर्विस टू सेल्फ में है, नेगेटिवली पोलराइज्ड हैं, झुकाव उनका गलत तरफ है, तो तीसरी घनिष्ठता के आखिरी पड़ाव में और चौथी घनिष्ठता के पहले पड़ाव में किस तरह के बदलाव हम देखेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे राज जवाब देता है द वाइब्रेशन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ डेंसिटी change on a negatively oriented planet precisely as they do upon a positively oriented planet। कहता है देखो तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता का ये जो बदलाव होता है ना, कह रहा है ये चाहे नेगेटिव प्लैनेट हो या पॉजिटिव प्लैनेट हो, कह रहा है दोनों में सेम ही होता है, मतलब दोनों में एक ही तरीके के बदलाव होंगे। फिर आगे वो बोलता है विथ फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव कम्स मेनी एबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ विच यू आर फेमिलियर।
कह रहे चौथी घनत्वता का नेगेटिव प्लेनेट जो होगा ना, उसमें काफ़ी सारी एबिलिटी ऐसी आ जाएँगी और ऐसी-ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दर्शाई जाएँगी या फिर आ जाती हैं, जिनके बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, यानी टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये कह रहा है वो। तो वो कह रहा है कि द फोर्थ डेंसिटी इज़ मोर डेंस एंड इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू हाइड द ट्रू वाइब्रेशंस ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। कह रहे चौथी घनत्वता इतनी इतनी घनत्व है ना, इतनी ज़्यादा घनत्व है वो, कह रहा है इतना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए अपने विचारों को छुपाना। उनकी असलियतें सामने आनी शुरू हो जाएँगी सबकी, चाहे वो नेगेटिव टाइप के हों या पॉजिटिव टाइप के हों। कह रहे छुपा नहीं पाओगे हम्म। आप लोग एक-दूसरे से कोई चीज़। कह सब कुछ खुल के सामने आए, वाओ। सब कुछ आँख के सामने रहेगा बेसिकली। उसमें से तुम्हें चुनना है कि तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसे होता है ये। कह रहे दिस इंटरेस्टिंग। enables both density negative as well as positive the chance to form social memory complexes। कह रहे इसी की वजह से चाहे वो नेगेटिव हो, वो डेंसिटी नेगेटिव में जाने वाले हों या फोर डेंसिटी पॉजिटिव में जाने वाले हों, उन दोनों के सामने मौका रहता है कि कौन-सा रास्ता वो चुनते हैं या किस तरीके के ग्रुप को वो बनाते हैं अपने। अब नेगेटिव वाले होंगे वो नेगेटिव का ग्रुप बना लेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव का ग्रुप बना लेंगे। कह रहे क्योंकि दोनों में से ही कोई अपनी चीज़ें छुपा नहीं सकता। खुल के आई सारी चीज़ें जो भी होंगी सामने। छुप-छुप के जो कर रहे होंगे ना वो छुप-छुप के करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाहे वो पॉज़िटिव वाले हों, चाहे नेगेटिव वाले हों। कह रहे उनकी असली जो इंटेंशन है ना, वो निकल के एकदम से बाहर आ जाएगी। चाहे कोई कितनी भी छुपाने की कोशिश कर ले। और इससे दूसरों को मौका मिलेगा कि भई मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ या उसके साथ जाना चाहता हूँ। ये पहली चीज़ बोल दी उसने। फिर आगे वो कहता है इट enables negatively oriented entities the opportunity for a different set of parameters with which to show their power over others and to be of service to self। कह रहा है इस केस में जो नेगेटिव ओरिएंटेड जो होते हैं, जो नेगेटिव वाले रास्ते पे होते हैं, उनके सामने एक मौका मिल जाता है उनको कि हाँ, अब लोग जो है नेगेटिव वाली साइड में अगर झुकाव हो रहा है या वो पॉजिटिव वाले को छोड़ के वो ये देख रहे होते हैं कि नेगेटिव वाली साइड में झुकाव हो रहा है ना, कह रहे अब हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी शक्ति लगाएँगे दूसरों को दबाने में, ताकि हम सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे अपनी ग्रेड बना सकें। समझ रहे हो? क्योंकि हर किसी को इस वक़्त ये होगा कि मुझे भी ग्रेड बनानी है, कोई नहीं चाहेगा कि 26,000 साल की साइकिल में दोबारा रिपीट करूँ। आप लोगों से भी अगर पूछा जाए ना कि आप लोग करना चाहोगे इसी इंसान की ज़िंदगी को अगले 26,000 साल, तो आप कहोगे ना रे बाबा ना, या तो उधर फेंक दो या इधर फेंक दो। हम नहीं जाना, हम ये बीच में नहीं लटकना हम लोगों को। तो उसी तरीके से नेगेटिव वाले पूरी ताकत लगा देंगे कि हाँ, जितना हो सके विभाजन कर दो और विभाजन जब होगा उससे नेगेटिविटी जो होगी, उससे हमारी हार्वेस्ट बनेगी क्योंकि उनकी उनकी तरफ वो पावर पावर खिंचती चली जाएगी उनकी। इस तरीके से वो करेंगे, इसी तरीके से पॉज़िटिव वाले भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल वो ही करेंगे, पॉज़िटिव वाले भी करेंगे इधर से। वो पॉज़िटिव के रास्ते पे नहीं चलना निकल उनको दिक्कतें आएँगी, सारा कुछ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वो पॉज़िटिव के रास्ते पे निकलेंगे, ये नेगेटिव के रास्ते पे निकलेंगे। फिर आगे वो कहता है द कंडीशंस आर द सेम एज़ फार एज़ द वाइब्रेशंस आर कंसर्न्ड। कह रहे कंडीशंस तो बिल्कुल सेम रहेंगी दोनों के लिए। अब उनमें से कौन क्या चुनता है और कौन किस दिशा में निकलने की कोशिश करता है, ये उसके ऊपर है। इस वक़्त पे जिसने अपना आपा खोया, वो रिपीट मार जाएगा। ये बिल्कुल ट्रू बोल रहा है ये। जिसने आपा खोया या जानबूझ के डिसाइड नहीं किया, वो गया। साफ बोल दिया उसने। नेक्स्ट सवाल मैम। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट पा आई मैं। हाँ। सॉरी। तो डॉन कहता है कि आई वॉज कंसर्न about the amount of physical distortions, disease, and that sort of thing in third density negative just before the harvest, and in fourth density negative just after the harvest or in transition. What are the conditions of the physical problems, disease, etc. at late third density negative? तो वो कहता है कि मुझे ये चिंता हो रही थी कि जब तीसरी घनिष्ठता के आखिरी पड़ाव पे होगी या चौथी घनिष्ठता के पहले पड़ाव पे होगी, हार्वेस्ट के बाद, तो शारीरिक जो बीमारियां हैं या शारीरिक हालात हैं नेगेटिवली, जो जिनका झुकाव नेगेटिव के तरफ है उनका, तो किस तरह की बीमारियां होंगी और कैसे शरीर होंगे वगैरह।
बेसिकली बीमारियों की बात कर रहा है वो, हार्वेस्ट से पहले। वो कह रहा है कि दोनों चीजें कह रहा है, कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हार्वेस्ट होने से पहले अगर किसी का नेगेटिव साइड में झुकाव है तो उनको दिक्कतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, शारीरिक रूप से भी दिक्कतें आएंगी, डिजीज भी होंगे उनको बहुत सारे। ये पॉसिबल है, कह रहे फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कह रहे लेट थर्ड डेंसिटी में भी और अर्ली फोर्थ डेंसिटी में भी। कह रहे कि मतलब क्योंकि तीसरी से चौथी में जाएगा, बीच में चेंजेस आ रहे हैं, कह रहे तो दिक्कतें तो आएंगी ना, बिल्कुल। तो रा इसका जवाब देता है, रा कहता है ईच प्लानिटरी एक्सपीरियंस इज यूनिक। The problems, shall we say, of bellicose actions are more likely to be of pressing concern to late third density negative entities that the Earth's reaction to negativity of the planetary mind. For it is often by such warlike attitudes on a global scale that the necessary negative polarization is achieved. वो कह रहा है कि देखो हर ग्रह का ना जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल यूनिक होता है अपने आप में। कह रहे द प्रॉब्लम, कह रहे द मुश्किल जो है ना, कह रहे वो इस चीज की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लड़ाई मार धाड़ की साइड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कह रहे जब ये लेट लेट थर्ड डेंसिटी यानी बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे होती है ना तीसरी घनत्वता की, अगर नेगेटिव पे ले जाने की अगर कोशिश की जा रही हो, एक पूरे प्लेनेट को नेगेटिव साइड पे मूव कराना हो, तो कहता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इस चीज की आती है कि जब नेगेटिव साइड में जाना शुरू करेगी तो उसकी वजह से अर्थ भी अपना अपना वो काम करना शुरू कर देगी। मतलब तुम तो पुश करे जा रहे हो, तुम तो वो कह रहे हैं ना वॉर लाइक एटीट्यूड्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। कह रहे तुम तो पूरी धरती के लेवल पे, ऊपर पूरी धरती के लेवल पे एक दूसरे से युद्ध करोगे। कह रहे लेकिन तुम इधर से युद्ध स्टार्ट करोगे, इधर से अर्थ भी अपना काम करना शुरू कर देगी। कह रहे तुम घुसोगे युद्ध में, अर्थ इधर से तोड़ा ताड़ी शुरू कर देगी, कभी पानी, कहीं पानी इधर से उधर कर देगी, कहीं मतलब वोल्केनो फट जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। कह रहे उसकी वजह से दिक्कत ये हो जाएगी कि जो नेगेटिव साइड में भी जाने वाले हैं ना, जिनको पोलराइजेशन है, कह रहे उनको भी मुश्किल हो रही होगी जाने में, क्योंकि अरे यार तुम कितने भी नेगेटिव हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, यहाँ से पहाड़ टूट के तुम्हारे सर के ऊपर गिर रहा है, तुम्हारे परिवार में किसी के ऊपर गिर गया, तो तुम उसे बचाने के लिए तो भागोगे ही ना। तो वो नेगेटिविटी एकदम से पॉजिटिव के बीच में झूलने लग जाती है, फिर कह रहे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है फिर वहां पे। कह रहे इसीलिए वहां पर भी नेगेटिव वालों को बड़ी मुश्किल होती है कि यार आ नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, हमारी हार्वेस्ट निकल के नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्योंकि इधर से हम कर रहे हैं, इधर से प्लेनेट भी लग गया अपने अपने काम के ऊपर। फिर अब आगे वो बोलता है, कहता है एज फोर्थ डेंसिटी ऑकर्स देयर इज अ न्यू प्लेनेट एंड न्यू फिजिकल व्हीकल सिस्टम्स ग्रेजुअली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एंड द पैरामीटर्स ऑफ bellicose actions become those of thought rather than manifested weapons। कह रहे जैसे जैसे चौथी घनत्वता आगे आगे निकलती जाती है, एक तरीके से एक नया ग्रह बनना शुरू हो जाता है, पुराना ग्रह पीछे रह गया और एक नया ग्रह बनना शुरू हो गया। कह रहे हैं कि एक नए तरीके के शारीरिक रूप, एक नया फिजिकल व्हीकल भी मिलता है हर किसी को, क्योंकि ये शरीर उसके उसके लेवल का है नहीं ना। चौथी घनत्वता इतनी तेजी से कांप रही है, तीसरी घनत्वता धीरे कांप रही थी, शरीर उसके उसमें बैलेंसिंग कर नहीं पाएगा, तो शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा, नया शरीर लेना पड़ेगा। कह रहा है और ये जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई और ईर्ष्या और जलन और इस तरीके की जो चीजें हैं ना, कह रहे वो सामने से दिखनी मुश्किल हो जाएंगी, कह रहे दिमाग के अंदर थॉट बन के रह जाएंगी बस वो। कह रहे कि तुम उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर, जैसे तुम एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, इतन तुमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया नहीं और अर्थ ने यहाँ से एक्शन लिया नहीं। कह रहे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी एकदम। कह रहे तुम करो युद्ध और इधर देखो फिर अर्थ क्या करती है, तुम उधर से उसको मारोगे, उधर से फिर देखो अर्थ क्या करती है। यार एक एक व्यक्ति का एक्शन जो यहाँ पे चलेगा, उसका भुगतान पूरा प्लेनेट तुमको ही मिलेगा वापस, तुम्हारे ऊपर ही आके पड़ेगी सारी चीजें। लेकिन ये चीज भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, अगर आप वॉइसेस ऑफ द कन्फेडरेशन पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली हुई है। कह रहे नीदर अर्थ नॉर विल्ड नॉर नीदर अर्थ नॉर विंड नॉर फायर, ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता सकता हूँ। कह रहे उन लोगों को कुछ नहीं होगा जो रचयिता के साथ खड़े हो गए हैं उसके प्रेम और उसकी रोशनी में। कह रहे उनको रास्ते मिल जाएंगे, कह रहे लेकिन जिन लोगों ने ये वाला रास्ता चुन लिया है, कह रहे उनको तो दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, नेगेटिव वाली जिन्होंने ले लिया साइड, उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें हार्वेस्ट भी बनानी मुश्किल हो जाएगी अपनी, क्योंकि इधर से वो एक्शन लेंगे, इधर से प्लेनेट भी अपना एक्शन ले लेगा। कह रहे लेकिन जिन्होंने जाना ही पॉजिटिव वाली में, वो तो प्लेनेट के साथ ही निकलते चले जाएंगे, उनके उनको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी कन्फेडरेशन खुद बोल चुकी है कि आप लोग मेडिटेशन करना, आप लोग मेडिटेशन करोगे तो हम तुम्हें मदद करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है। ये ट्रू वर्ड नहीं है, वॉइसेस ऑफ द कन्फेडरेशन में लिखे हुए हैं ये। तो यहाँ पे जब वो कहता है
कि पैरामीटर्स ऑफ बेलिकोस एक्शंस बिकम दोज ऑफ थॉट रादर देन मैनिफेस्टेड वेपन्स। इसका मतलब कि वो अपनी सोच से तबाही और बर्बादी लाएंगे जब फोर्थ डेंसिटी का पहला पड़ाव होगा। नहीं मतलब वो लोग ऐसे हाथ नहीं हथियारों से, फिजिकल हथियारों से नहीं 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 करेंगे। हाँ नहीं, वो कह रहा है कि वो सोच बन के रह जाएंगे। सोच बन के कब रह जाता कोई इंसान? मर गया तो बस सोच ही बन के रह जाएगा फिर वो। नहीं पा कह रहे हो नेगेटिव वाले नहीं, मैम निपटते चले जाएंगे, अभी आप पैरामीटर्स देखो। ऑफ parameters of bellicose actions become those of thought rather than manifested weapons। रादर मेरे देन ख्याल से मैनिफेस्टेड वेपन। हाँ, तो थर्ड डेंसिटी में हम लोग बम फेंकते हैं, बंदूकें चलाते हैं। मैनिफेस्टेड मतलब सामने आपको जो नजर आती है आप हाथों से इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर वो दिमाग से ही, सोच से ही मार देंगे। मतलब मेरे को तो यही समझ में आया इससे। नहीं मैम, यहाँ पे पता है क्या कह रहा है? ये जो वॉर होगी ना, सोच की लड़ाई हो जाएगी फिर ये। सोच की लड़ाई मतलब सामने वाला अपनी सोच आपके ऊपर जबरदस्ती डाल रहा है, आप कह रहे हो मुझे चाहिए ही नहीं, तो वही अपना तो कर ले कह तेरे को रही जो हूँ होना मैं, ते हाँ, उस तरीके की हो जाएगी। वही तो कह रही हूँ। ठीक है, okay. So, Don says, well, then is physical disease and illness as we know it on this planet rather widespread on a third density negative just before the harvest? तो वो कहता है कि हार्वेस्ट से पहले तीसरी घनिष्ठता के आखिरी पड़ाव में, इसका मतलब कि क्या काफी महामारियां आएंगी, जैसे कि हमारी धरती पर बीमारियां होती हैं और बहुत लोग मरेंगे। क्या मतलब मरेंगे उसने नहीं कहा, पर बीमारियों की बात की, शारीरिक बीमारियों की बात की। तो क्या ऐसा होगा? तो रा कहता है फिजिकल कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शंस ऑफ व्हिच यू स्पीक आर लाइकली टू बी लेस फाउंड एज फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव बिगिंस टू बी। अच्छा, नेगेटिव की ही बात हो रही है अभी। एक नेगेटिव, अगर नेगेटिव में जा रहा हो तो पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा है वो कह रहे फिजिकल कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन ऑफ व्हिच यू स्पीक आर लाइकली टू बी लेस फाउंड एज फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव बिगिंस टू बी प्रोबेबल चॉइस ऑफ हार्वेस्ट ड्यू टू द एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन द सेल्फ which characterizes the harvestable third density negative entity। तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो शारीरिक रूप से जो तुम बोल रहे हो ना, जो दिक्कतें आएंगी, ये सारी चीजें होंगी, कहते हैं कि देखो थोड़ी बहुत तो रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगी, बिल्कुल ही नहीं होंगी। कह रहे हैं कि लेकिन अगर नेगेटिव साइड में अगर किसी को निकलना है और उसने बिल्कुल एक्सट्रीमली ऐसा सोच लिया है कि हाँ मुझे जाना ही नेगेटिव साइड है, वो चुन चुका है, यार तो उस केस में उसको इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली, जो जिसको बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि जो बीच में झूल रहा है उसको शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। आई थिंक यही कहना चाह रहा है वो यहाँ पे। एक मिनट, कह रहा है कि फिजिकल डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच यू स्पीक आर लाइकली टू बी लेस फाउंड एज फोर डेंसिटी सही कह नेगेटिव रहे हो। begins to be probable। हाँ बिल्कुल यही कह रहा है वो, यही कह रहा है। कह रहा है मच मोर केयर इज टेकन ऑफ द फिजिकल बॉडी एज वेल एज मच मोर डिसिप्लिन बीइंग ऑफर्ड टू द सेल्फ मेंटली। कह रहे इस टाइम पे आपको अपने शरीर का खूब ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग की भी सोच का। अगर आप नेगेटिव साइड में भी जा रहे हो तो दिमाग की सोच भी पूरी नेगेटिव हो जानी चाहिए और शरीर का भी जरूर से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको चाहे नेगेटिव में जाओ चाहे पॉजिटिव में जाओ, दोनों केस में यही होगा। ध्यान बहुत रखना पड़ेगा आप लोगों को, अपना शरीर का भी ध्यान और अपनी सोच का भी ध्यान। फिर वो कहता है शर, दिस इज एन शरीर का ओरिएंटेशन ऑफ क्यों? ग्रेट सेल्फ इंटरेस्ट। एक मिनट, मैम शरीर क्योंकि का अब क्यों? प्लेनेट मैम नेगेटिव वालों को भी तो अपने शरीर का ध्यान रखना तो पड़ेगा ही ना। अगर उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं रखा और केवल नेगेटिव नेगेटिव सोचते सोचते उस काम के अंदर ही लग गए, शरीर का ध्यान नहीं रखा तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? ध्यान तो दोनों को ही रखना पड़ेगा, पॉजिटिव वालों को भी नेगेटिव वालों को भी। अगर ध्यान नहीं रखा आपने शरीर का, मतलब इस टाइम पे जिस तरीके की कंपनता है ना मैम, वो कंपनता इस तरीके की है कि शरीर आप लोगों को पता नहीं चल रहा, आप लोगों के सेल्स तेजी से कांपने शुरू हो गए हैं। अगर सेल्स तेजी से कांपेंगे ना और उनको ध्यान नहीं दिया गया उनके ऊपर, प्रॉपर खाना नहीं खाया, जैसे फ्रूट्स फ्रूट्स ये वो सारी चीजें, अगर मेल न्यूट्रिशन हो गया ना, तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस थर्ड डेंसिटी का। ये जो चेंज है इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो, चाहे हम्म वो नेगेटिव वाले के लिए हो चाहे पॉजिटिव वाले के लिए हो। हम्म कह रहे दिस इज एन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन। कह रहे इस केस में ग्रेट मतलब जो सर्विस टू सेल्फ वाले हैं, कह रहे उन लोगों के लिए तो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा और खूब डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपना, कि अपने शरीर का ध्यान रखे, वरना उनसे होगा नहीं है जो वो करने की सोच रहे हैं। फिर वो आगे कहता है देयर आर स्टिल इंस्टेंसेस ऑफ द टाइप्स ऑफ डिजीजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद द माइंड कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर। कह रहे कि और यहाँ पे बहुत होगा। कह रहे जो दिमागी दिमागी बीमारियां है ना, कह रहे उस तरीके की बीमारियां ज्यादा होनी शुरू होंगी तुम्हारे यहाँ के लोगों को, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और नेगेटिव इमोशंस आने शुरू होंगे, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या,
इस तरीके की चीजें ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी लोगों के अंदर। कह रहे इसलिए उनको दिमागी बीमारियां ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। कह रहे however in an harvestable entity these emotional distortions are much more likely to be used as catalyst in an expressive and destructive sense as regards to the object of anger। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, जिसकी हार्वेस्ट, जो अगर कोई हार्वेस्टेबल एंटिटी है तो मतलब नेगेटिव साइड में, क्योंकि इसने पूछा ही पूरा नेगेटिव का है। कह रहा अगर कोई नेगेटिव साइड में अगर कोई है तो कह रहा है उस केस में ये जो गुस्सा है ना, ये माध्यम का काम करेगा उसका, और उसका जो माध्यम होगा उस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए वो डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, फिर वो तोड़ा फाड़ी मचाएगा इधर उधर, दूसरों को परेशान करना, ये करना, वो करना, गालियां देना, इस तरीके की चीजें, फिर ऐसे बिहेव करना शुरू कर देगा। उसके लिए ये जो गुस्सा है ना, काबू में नहीं आएगा उसके, क्योंकि खींचती ले जाएगी अपने साइड। अगर वो नेगेटिव सोच का है ना, तो नेगेटिव में खिंचता ही चला जाएगा, खिंचता ही चला जाएगा, उसका कोई बैलेंस, क्योंकि उसके पास बैलेंस है ही नहीं, संतुलन है ही नहीं, मेडिटेशन उसने की ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, और शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहा है, तो और निकल जाएगा उस साइड में, पूरा ही खिंचता चला जाएगा और सीधा जाके ओराइन के गोद में जाके गिरेगा। ये होगा। I'm trying to understand the way that disease and bodily distortions are generated with respect to polarities, both positive and negative. It seems that they are generated in some way to create the split or polarization, that they have a function in creating the original polarization that occurs in third density. तो डॉन कहता है मैं बेसिकली आपसे ये सब सवाल करके ना, जो बुरी तरफ जिनका झुकाव है या अच्छी सर्विस टू अदर्स, लोगों की सेवा की तरफ लोगों का झुकाव है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके शरीर और बीमारियों के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चौथी घनिष्ठता में जाएंगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह। बेसिकली शरीर और बीमारियों के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाते हैं ना, it seems that they are generated in some way to create the split or polarization, they function in creating the original। ये सब स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया पा। It seems that they are generated, can you please take that? एक सेकंड रुकना मैम, एक सेकंड। that they are generated in some way to create the split or polarization। हाँ, मतलब कि शरीर की जो बीमारियां हैं वो इसलिए बनाई गई हैं या इस तरह बनाई गई हैं कि वो इंसान को सही और गलत की तरफ विभाजन करें, और उनका काम है नहीं नहीं यहाँ और पता है उनका क्या कह रहा है काम वो? यहाँ है पे वो ये कह दे रहा है, हैव है क्या यहाँ पे पता है क्या कहना चाह रहा है वो? कह रहा है हाँ कि मैं ये जानने की कोशिश, मैं इसलिए जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि शारीरिक रूप से लोगों को जो दुख दर्द होंगे, जब ये मतलब इस तरीके की जब वो चेंज होता है, मतलब जब एक तरीके से युग परिवर्तन जब होता है, कह रहा है तो इस केस में मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ये पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव नेगेटिव साइड में हो। कह रहे दोनों केस में इस तरीके से मुझे लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ों के होने की वजह से ना एक बहुत ज़बरदस्त विभाजन सा हो जाता है। कह रहे और इस विभाजन के होने की वजह से, ठीक है? ये जो विभाजन होता है, ये तीसरी घनत्वता के जो हमारे अनुभव चलते हुए आए ना, उनकी वजह से ये जो विभाजन है, अगर ये नहीं मतलब ये होगा ही तब, इससे भी अनुभव पैदा होंगे कि जब तबीयतें वगैरह खराब होनी शुरू होंगी, तो लोग एक-दूसरे का हो सकता है, एक-दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर दें। या इस केस में सर्विस टू सेल्फ पाथ वाला वो होगा, तो वो ऐसे सोचेगा, "अरे! मरने देना यार, अच्छा है जाए यहाँ से, प्रॉपर्टी तो मिलेगी इसकी अपने हाथ में।" दोनों दोनों सोच है ना मैम। होती है या नहीं होती है? ये रियलिटी है या नहीं है? हम देखते हैं, अपने टीवी पे भी देखते हैं कि किसी ने अपने परिवार में किसी को मार दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी है, ठीक है? नेगेटिव सोच पूरी वहाँ झुक जाएगी। कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें जब तबीयतें वगैरह खराब होनी शुरू होंगी, तो वे भी माध्यम बनते चले जाएँगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से ये ज़बरदस्त पोलराइज़ेशन होती है। मतलब जब ये मतलब तबीयतें खराब होती हैं, इसका भी इस्तेमाल होगा शायद। तो रा कहता है, "दिस इज़ नॉट प्रिसाइज़ली करेक्ट। Distortion of the bodily or mental complex are those distortions found in beings which have need of experience which aid in polarization। कह रहा है कि देखो ये पूरी तरीके, देखो अगर तुम बहुत सटीक तरीके से अगर कहोगे ना, तो कह रहा है सटीकता नहीं है तुम्हारी इस जवाब में। कह रहा है देखो इस तरीके के दुख दर्द और ये सारी दिमागी परेशानियां और ये सारी जो लोगों को आनी शुरू होंगी ना, कि कोई स्ट्रेस में चला जा रहा है, कोई किसी को क्या कहते हैं शारीरिक दुख हो रहा है,
किसी की कुछ तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया। कह रहे ये इसीलिए नहीं होता है कि तुम सोचो कि ये न मतलब ये प्लैनेट कर रहा है, कह रहा प्लैनेट नहीं करता ये। कह रहा ये तो उस इंसान के अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, कह रहा उसकी वज़ह से हो रही होती हैं, उसकी सोच की वज़ह से हो रही होती हैं। कह रहा इसकी वज़ह से क्या होता है ना, उसको अनुभव मिल रहे होते हैं कि पोलराइज़ करके एक साइड में चला जा, या तो इधर चला जा या उधर चला जा। सोच तेरी है, ये तेरे अंदर ही है, जो भी चीज़ें हैं। आपकी फिर वो कहता है आवाज बार बार कट रही है, हेलो। 2 बार कट चुकी है, आपकी पूरी बात समझ में नहीं आई, 2 बार आवाज कट गई। हाँ, तो मैम यहाँ पे वो कह रहा है, आपको ये वाला जवाब मेरा सुनने को पूरा मिला? हाँ, बीच में थोड़े 1-2 सेंटेंसेस मिस हो गए, आप मोटा-मोटी बता दो उसने क्या कहा। हाँ, मोटा-मोटा वो ये कह रहा है, ये जो शारीरिक दुःख और दिमागी तकलीफ़ें हैं और ये स्ट्रेस वग़ैरह जो आता है ना, कह रहे वो प्लैनेट के वाइब्रेटरी रेट जो चेंज कर रहा है ना, वो तो चलो अपना कर ही रहा है, लेकिन कह रहे ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच है ये तो। कह रहे उसका असर जाके तुम्हारे शरीर पे पड़ना शुरू हो जाएगा और जब वो असर पड़ना शुरू होगा तो वो एक माध्यम का काम करेगा कि तुम अपनी दिशा चुन लो, या तो इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, ऐसा हो जाएगा। खैर फिर वो आगे ये कहता है दीज़ पोलराइज़ेशन मे बी दोज़ ऑफ एंटिटीज़ व्हिच हैव ऑलरेडी चोज़न द पाथ और पोलराइज़ेशन टू बी फॉलोड। कह रहे हैं कि देखो, ये पोलराइज़ेशन जो होंगी ना, कहते हैं ये उन लोगों के अंदर भी हो सकती है, जिन लोगों ने अपना ऑलरेडी रास्ता चुन लिया है। कुछ तो ऐसे जिन्होंने रास्ता नहीं चुना है, उनको पता ही नहीं है, वो तो बस भागा-दौड़ी में कोई इधर निकल रहा है, कोई उधर निकल रहा है। कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग कुछ केसेज़ में ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया, उनको भी हो सकता है दिक्कतें आएँ। वो इसलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से झुक नहीं पाए हैं अभी। थोड़ा बहुत तो है अंदर से, लेकिन पूरी तरीके से झुकाव नहीं हुआ है। इस वजह से उनको भी दिक्कत आ सकती है। फिर वो आगे कह रहा है, "इट इज़ मोर लाइकली फॉर पॉजिटिवली ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स टू बी एक्सपीरियंसिंग डिस्टॉर्शंस विदिन द फिजिकल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द लैक ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट इन द सेल्फ एंड द एम्फेसिस ऑन सर्विस टू अदर्स।" कह रहा है कि देखो, ये भी काफ़ी वो है संभावना कि जो पॉज़िटिव साइड में झुके हुए लोग हैं ना, जिनकी झुकाव पॉज़िटिव साइड में दूसरों की सेवा और इस भाव से जो लोग काम कर रहे हैं, कह रहे उनको शरीर में भी दिक्कतें आनी शुरू हों। कह रहे क्योंकि वो इसलिए होगा, क्योंकि दूसरों की सेवा करने के रास्ते पर चलते-चलते ना वो अपना ध्यान देना छोड़ देंगे। जबकि अपना ध्यान देना भी ज़रूरी है इस टाइम पर। क्योंकि आपको बैलेंस करना है, 49% सर्विस टू सेल्फ आपको करना ही करना है। 51% आप दूसरों के लिए करो। अगर आप ये सोच के कि भाई मेरे को जाना चौथ की घनत्वता में है, मैं तो पूरा ही झुक जाऊँ, तो इस केस में भी आपको शारीरिक दिक्कतें आ सकती हैं। वो ये कह रहा है। फिर वो आगे कहता है, कह रहा है 1 मोर ओवर मिनट, इन एन 1 मिनट, आप हुँ, कह रहे हो कि अपना 49 करना ही करना है और अगर कोई इंसान ना कर ले तो, अगर समझो वो 49 51 की जगह 30 और 80 करे, मतलब सर्विस टू अदर्स 80, तो तो 20 मैम उस 30। केस में वही तो बोल रहा हूँ मैं, उस केस में उसकी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। वो दिन-रात लगा हुआ है दूसरों की सेवा में, दिन-रात दूसरों की सेवा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो उसके शरीर पे जाके उसका असर पड़ जाएगा। उसको इस टाइम पे पर अपना भी ध्यान रख के चलना है। लंबे लॉन्गर रन पे सेवा नहीं कर पाएगा ना वो। आप समझो ना बात। अच्छा, ज़रूरी है ना संतुलन तो। अच्छा। अब होता है ना इमोशंस में आके इंसान को ये लगने लग जाता है कि नहीं यार अरे ये दुःख में है, चिंता में है, तो चलो जी मैं आओ इसकी सेवा कर देता हूँ, इसकी मदद कर देता हूँ। अरे उसकी मदद तो तू कर देगा, लेकिन ये देख क्या तू उस सिचुएशन में अभी है कि उसकी मदद कर सके? अगर तू नहीं है, तो आउट ऑफ द रूट जाके अगर तू उसकी करने की कोशिश करेगा ना, असर तेरे पे भी पड़ जाएगा। दिक्कतें तुझे ही आ तबीयत ही सकती है। खराब तो होएगी उतना ना, बेसिकली तो हाँ, तबीयत खराब होएगी। हाँ, तबीयत खराब होगी। उसकी लेकिन तबीयत खराब होनी शुरू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव फोर्थ डेंसिटी में तो चला ही जाएगा। हाँ, और इसका एग्ज़ाम्पल देख लो कई हैं, हमारे ग्रुप में भी हैं और इंक्लूडिंग आप भी। रिसेंटली आपकी कितनी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, कि आप ओवरली जाके कर रही थी चीज़ें। तबीयत खराब है, नहीं मुझे सेशन करना है, तबीयत खराब है, नहीं मैं करके रहूँगी। औ और इधर से मैं आपको पुश करे जा रहा था कि नहीं मैम रुको, 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 आप रुक अच्छा, ही नहीं ठीक रहे है, थे। अगला सवाल करूं? नहीं, नहीं, तो मैं अभी आगे पूरा जवाब नहीं हुआ है। तो हाँ, वो कहता हाँ है कि जी। moreover in an unpolarized entity catalyst of the physical distortion nature will be generated at random। 1 मिनट, in an unpolarized entity catalyst of the physical distortion nature will be generated at random। The hopeful result is, as you say, the original choice of polarity। Oftentimes this choice is not made, but the catalyst continues to be generated। कह रहे और ऐसा भी होगा जिन लोगों ने जो अनपोलराइज्ड हैं, जिन्होंने ना ये रास्ता चुना है, ना वो रास्ता चुना है।
कह रहा है उनके साथ भी रैंडमली बड़ी तबीयतें खराब होनी शुरू होंगी, कभी भी हो जाएगी। उसे सही चल रही है उसकी ज़िंदगी, अचानक से तबीयत खराब हो गई उसकी। सही चल रही है बिल्कुल, क्योंकि वो अनपोलराइज़्ड है। उसने ना ये रास्ता चुना है, ना वो रास्ता चुना है। वो तो बस ऐसे ही कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। ऐसे ही करके चल रहा है वो। कह रहे उस केस में उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन वो इसीलिए खराब होगी उसकी तबीयत, क्योंकि उसने अभी तक ओरिजिनल चॉइस पे नहीं गया अपनी पोलैरिटी की, कि भई मैं इस तरीके की सोच है मेरी या उस तरीके की सोच है। कह रहा है और जब तक वो ऐसे नहीं करेगा, जब तक वो एक साइड चूज़ नहीं करेगा, कह रहा है तब तक उसकी तबीयत खराब होती रहेगी। ये कैटलिस्ट लगते ही जाएँगे, लगते ही जाएँगे, लगते ही जाएँगे उसकी ज़िंदगी में। एक बार तबीयत खराब होगी, ठीक होगा, फिर दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। कह रहा फिर ठीक हो, फिर दोबारा हो जाएगी। कह रहा जब तक ये तब तक चलता रहेगा जब तक रास्ता नहीं चुनेगा वो। फिर वो आगे कहता है, इन द नेगेटिवली ओरिएंटेड इंडिविजुअल, the physical body is likely to be more carefully tended and the mind disciplined against physical distortion। कह रहा है जिसकी सोच प्योर नेगेटिव होगी ना, कह रहा है उसका शरीर ठीक रहेगा, तुम देख लेना। कह रहा है क्योंकि वो अपने शरीर, उसको पता है कि भाई ये सब करने के लिए मुझे जिम करना है, वर्कआउट भी करना है, मुझे खूब पावर, पैसा, ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। कह रहा है वो बेस्ट खाना खाएगा, बेस्ट सारी चीज़ें चाहिए उसे अपने लिए, सब कुछ अपना करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और अपने माइंड का भी डिसिप्लिन बना के रखेगा वो। फ़ोकस उसका वहीं रहेगा नेगेटिव वाली साइड में और अपने ऊपर ध्यान भी देगा। कह रहा है कि वो पूरा का पूरा उसी साइड में हो जाएगा, कह रहा है उसकी तबीयत खराब होने के चांसेस कम है। कह रहे तबीयत तो ये पॉज़िटिव वाले जो हैं, जो अपने बिल्कुल ही सेवा के रास्ते पे बह के ही निकल जाते हैं, कह रहे इनकी खराब हो सकती है या फिर उनकी हो सकती है जो क्या कहते हैं, जो अनपोलराइज़्ड है, जिन्होंने चुना नहीं है अभी तक अपना रास्ता। ये देखो This मैम इसमें planet, 2 चीज़ें हैं, देखो hmm, इसमें 2 चीज़ें हैं। दो जो प्योरली पॉज़िटिव है ना, प्योरली पॉज़िटिव और जिसने संतुलन भी बना रखा है, उसकी तबीयत खराब नहीं होगी। जो प्योरली नेगेटिव है और उसने भी अपना नेगेटिव का संतुलन बना रखा है, 95% वाला उसने बना रखा है, कि भई वो अपना नेगेटिव रास्ते पे चल भी रहा है, बिल्कुल प्योरली घुस गया उसके अंदर और साथ में ध्यान भी रखता हुआ चल रहा है अपना, उसको भी कुछ नहीं होगा और इसको भी कुछ नहीं होगा। ये तो जो बीच में ये समुद्र मंथन होगा, इसमें होगी लोगों को दिक्कतें। this planet to me seems to be what I would call a cesspool of distortions. This includes all diseases and malfunctions of the physical body in general. It would seem to me that on the average, this planet would be very, very high on the list if we just took the overall amount of these problems. Acha. Is my feeling correct in this assumption? तो वो कहता है कि डॉन पूछ रहा है कि मेरे हिसाब से जो धरती है वो मतलब जैसे समुद्र मंथन की अभी आपने बात की, वहां पर समुद्र मंथन ही हो रहा है विभाजनों का और डिस्टॉर्शंस का और पॉजिटिव और नेगेटिव और खास करके जो शारीरिक बीमारियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, उनको लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो धरती है, हमारा जो ग्रह है, वो इस शारीरिक प्रॉब्लम्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और क्या मैं सही समझ रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? 1 मिनट मैम दोबारा बताना क्या बोला आपने इस सवाल में? वो कह रहा है दिस प्लैनेट सीम्स टू बी व्हाट आई वुड कॉल अ सेसपूल ऑफ डिस्टॉर्शंस। मतलब ये जिस तरह समुद्र मंथन होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो एक पूल है, जैसे वो गोल 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 घूम रहा है पानी उस पूल के अंदर, उसके अंदर भी अच्छाई भी है, बुराई भी भंवर है। भंवर, भंवर भी भंवर नहीं, कह रहे नहीं हैं भंवर भंवर। नहीं बोलूंगी मैं, भंवर नहीं बोलूंगी, पर एक तरह से सेसपूल, हाँ, ऐसे गोल गोल घूम रहा है पानी और उसके अंदर बीमारियां और फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है, हैंडीकैप्स हो गए, बीमारियां हो गई, ये सब शारीरिक तौर पे ज्यादा हैं। और हमारे ग्रह पे खास करके हमारा ग्रह इस मामले में टॉप पे लिस्ट में होगा, अगर इस तरह की परेशानियों के बारे में सोचा जाए। तो क्या मैं सही हूं? तो रा कहता है कि, बोलिए पा। हाँ, मैम राह कहता है कि इसका जवाब देने के लिए हम तुम्हें प्रीवियस मटीरियल जो हमने पहले तुम्हें बताया है, उसको दोबारा तुम्हें थोड़ा-सा खोल के समझाते हैं। कहता है देखो कैटलिस्ट इज़ ऑफर्ड टू द एंटिटी। If it is not used by the mind complex, it will then filter through the body complex and manifest as some form of physical distortion. The more efficient the use of catalyst, the less physical distortion to be found. कह रहे देखो, माध्यम तो तुम्हारे लगते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो उसकी ज़िंदगी में माध्यम तो लगते रहेंगे।
कहता है या तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस माध्यम का मतलब अपने दिमाग को मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके और उस माध्यम को समझते हुए या तो उसका इस्तेमाल करके वो उसका किसी भी साइड में निकल जाए, या तो दूसरों की सेवा के रास्ते पे या अपनी सेवा के रास्ते पे। कह रहा लेकिन अगर उसने इसका माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका असर जाके सीधा उसके शरीर पे पड़ेगा। सीधा, ना इधर ना उधर। क्योंकि वो माध्यम लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, लगते रहेंगे और तब तक लगते रहेंगे जब तक वो साइड नहीं चूज़ कर लेगा अपनी। कह रहे जितना बढ़िया तुम इन माध्यमों का इस्तेमाल करते जाओगे ना, उतनी कम शारीरिक दिक्कतें आएँगी तुम्हें, इस एंड वाले टाइम पे। तो जैसे-जैसे माध्यम आते जाएँ, उन्हें दिमाग से समझते जाओ, उनका इस्तेमाल करके उसका आगे-आगे उसकी तरफ काम करते जाओ। धीरे-धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे शरीर में शारीरिक दुःख आने कम हो जाएँगे। ये तुम्हें धीरे-धीरे पता चलेगा। लेकिन वो माध्यम लगते रहेंगे अगर तुमने नहीं किया तो, या तो इस साइड या उस साइड। दोनों तरफ काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपना जो भी है। कहता है देयर आर इन द केस ऑफ दोज यू कॉल wanderers not only a congenital difficulty in dealing with the third density vibratory patterns but also a recollection however dim that these vibration are not necessary or usual in the home vibration। तो कह रहा है कि देखो अब ये तो हो गई तुम्हारे यहाँ के नॉर्मल लोगों की बात। कह रहा है अब वो हैं जो तुम्हारे यहाँ पे wanderers पैदा हुए हैं। मैम कंजेनिटल डिफिकल्टी क्या होती है मैम? एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। कॉन्जेनिटल कंजेनिटल का मतलब है कि जेनेटिक की वजह से, जैसे मैं आपको बताती हूँ, दो अगर माँ और बाप का खून आपस में नहीं मिलता हाँ, जन्मजात और जन्मजात कंजेनिटल का हाँ, कंजेनिटल का और मतलब है उनका जन्मजात। बच्चा होता है, अगर उनका खून हाँ, आपस में नहीं मिलता, उसमें कोई परेशानी हो जाती है और वो बच्चा मेंटली हैंडीकैप हो सकता है। दूसरी तरफ जब आप अपने भाई बहन कजन से शादी करते हो तो कहा जाता है कि वो भी सेफ नहीं होता, क्योंकि बच्चे मेंटली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, मेंटली या फिजिकली। तो वो जन्म की खैर वजह से खैर होता है। हुँ। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ वांडरर्स की बात हो रही है। कह रहा है यहाँ पे जो तुम्हारे यहाँ वांडरर्स पैदा होंगे ना, उनको जन्मजात दिक्कतें होंगी। उन मतलब उनको जन्म से थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं। कह रहे वो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पे देखो तीसरी घनत्वता के पैटर्न में आके फँस गए। कह रहे अब दूसरी चीज़ लेकिन उनके साथ ये भी है कि मतलब उनको पुरानी जो चीज़ें हैं, वो भी उनके साथ लगी हुई हैं क्योंकि वो हायर डेंसिटी से आए हुए हैं यहाँ पे। कह रहे कि लेकिन ऐसे मतलब डिम ही होंगे ऐसे चांसेस, लेकिन ऐसे चांसेस होंगे एक ज़रूर मिनट, किसी ना किसी एक के मिनट। साथ, वांडरर्स के नहीं, साथ होगा ज़रूर ये। नहीं पाप, वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहली बात तो जहां ये इसकी बात हुई ना माध्यम की, उसने ये बोला कि अगर आप अपने माध्यम को समझ के, आपने जो सीख वो माध्यम आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपने नहीं सीखी और आपने वो माध्यम का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको शारीरिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप वो माध्यम का सही इस्तेमाल, यानी कि उसे सीख जो लेनी चाहिए आपने वो सही टाइम पे ले ली, तो आपको शारीरिक परेशानियां नहीं आएंगी। दूसरा इसने ये बोला कि जो वॉन्डरर्स हैं वो जन्म से उन्हें कोई ना कोई परेशानी रहेगी, मतलब मेंटल या फिजिकल या कोई भी हैंडीकैप जो है। लेकिन एक चीज और है कि उनको अपनी पुरानी जो डेंसिटी है, पुरानी जो जिंदगी है, वो मतलब के पुराने जिस घनिष्ठता से वो आए हैं वहां की ये उनको चीजें पता हैं। वेल ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब वो पर्दा जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको कुछ चीजें याद हैं, तो उन्हें पता है कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे जहां हम जाएंगे वापस, वहां इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, शरीर तो माया है। तो इसलिए उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये कह रहा है। वो कह रहे हैं रिकलेक्शन हाउएवर डिम, भले हल्का सा उन्हें याद हो या उन्हें इस चीज का एहसास हो कि ये डिस्टॉर्शन शारीरिक, जरूरी नहीं है ये कोई बहुत बड़ा तूफान, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा कि अगर आप मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। ठीक है तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद सबने ईश्वर से एक ही होना है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ जी पा, यू हाँ, कैन और कंटिन्यू। मैम पता है एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बोली है उसने यहाँ पे। जी उसने ये भी कहा है क्योंकि ये प्लैनेट पॉज़िटिव वाइब्रेशन के अंदर जा रहा है ना, तो ये वाइब्रेशन जो होगी ना उनकी मैच करती हुई वाइब्रेशन है। होम वाइब्रेशन वो बोल रहा है ना, कह रहा हाँ है हाँ हाँ उनके घर से मिलती हुई वाइब्रेशन है, तो उनको हाँ। इसलिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी वांडरर्स को।
हाँ, अगर स्टार्टिंग में हो गई तो हो गई। मतलब तीसरी घनत्वता में जब वो पैदा हुए हैं और तीसरी अब ये चौथी में पूरी मूव कर रही है या कर चुकी है। तो कह लो कि इस केस में कह रहे जब जैसे-जैसे ये मूव करती जाएगी उनके लिए आसानी होती चली जाएगी, लेकिन बाकियों के लिए दिक्कतें हो जाएँगी। जो एकदम से तीसरी में पैदा होगा उनको तो इनिशियल लेवल पे ही हो जाएगी अगर दिक्कत होगी तो। कह रहे लेकिन अगर वो किसी तरीके से उस पड़ाव को निकाल लिया उन्होंने, कह रहे आगे जाते-जाते उनका ठीक होता चला जाएगा फिर। ये भी बोला है उसने। हुँ, फिर वो आगे ये कहता है वी ओवर जनरलाइज एज़ ऑलवेज, for there are many cases of reincarnative decisions which result in physical or mental limitations and distortion. But we feel that you are addressing the question of widespread distortions toward misery of one form or the another. कह रहे कि देखो, हम तो और ज़्यादा इसे सामान्य रूप से ही देंगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम तुम्हें पहले भी बता चुके थे कि भाई मेरे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तु कुछ ऐसे डिसीज़न होते हैं, कुछ ऐसे मतलब लिमिटेशंस ऐसी होती हैं जो तुम खुद लगा के आते हो अपनी ज़िंदगी में पहले से ही, वो माध्यम लगा के आते हो, कि भाई वो मेरे शारीरिक दुःख दे देना अगर मेरे को अगर लगे कि हाँ यार, मैं उस रास्ते पे नहीं निकल रहा हूँ तो। तो मेरे को इस तरीके के दुःख लगा अपने हायर सेल्फ से आप बोल के ही आते हो कि लगाता जाइए जब तक मैं मानूँ ना। मैं अपने रास्ते पे ना जाऊँ, तब तक लगाता रहे तू मेरी ज़िंदगी में ये सारे दुःख। तो कह रहे वो भी है एक पॉइंट जो हम तुम्हें बताते जा रहे हैं। कह रहे लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा-सा महसूस हो रहा है कि ये सवाल तुम ना पूरी धरती के हिसाब से पूछ रहे हो हमसे कि और बार-बार घुमा-घुमा के एक ही चीज़ पे ला रहे हो हमको कि तुम ये जानना चाहते हो कि ये दुःख जो है किस तरीके से आएँगे और कैसे आएँगे। कह रहे जबकि हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ तो तुमने पहले से ही लिमिटेशन लगा रखी हैं। वांडरर्स के साथ अलग केस है, जो अभी डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, उनके साथ अलग केस है, जो नेगेटिव वाली साइड में उनके लिए अलग है, जो पॉज़िटिव में उसके अलग है। यार तुम एक जनरलाइज़ तरीके से हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हो कि भई दुःख आएँगे, दर्द आएँगे तो किस तरीके के आएँगे? कह रहा है वो हर किसी के लिए अलग-अलग होंगे। फिर वो कहता है इंडीड ऑन सम third density planetary spheres catalyst has been used more efficiently. In the case of your planetary sphere, there is much inefficient यूज़ ऑफ कैटलिस्ट एंड देयरफॉर मच फिजिकल डिस्टॉर्शन। कह रहे बिल्कुल हम कहेंगे कि भाई तीसरी ग्रहत्वता के बाकी जो ग्रह हैं ना, वहाँ के लोगों ने तो अपने माध्यम बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किए थे। उन्हें समझ में आ गई थी अपने माध्यमों की, फिर वो तो निकल गए आगे। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ग्रह है ना, इसी के साथ ही दिक्कत है ये, कि यहाँ पे जो तुम्हारे माध्यम लगे हैं ना, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो उनको और ना ही उन्हें पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो और जब तुम इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, कह रहे असर जाके अब तुम्हारे शरीरों पे पड़ेगा। कह रहे ये दिक्कत है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि इधर जाना है या उधर जाना है। पहली बात तो मैम लॉ ऑफ वन से पहले फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आप लोगों को बता दूँ, आप में से भी बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि 2 रास्ते हैं, कि एक इधर वाला है और एक इधर वाला है। रैंडमली हो सकता है आपके दिमाग में हो कि हाँ यार, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है या ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ वन के बाद अब आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई ये 2 रास्ते हैं, चुनना तो पड़ेगा ही। या तो दुःख लेके चुन लो, अपने माध्यम तुम्हारे लगते रहेंगे। नहीं तो अपना रास्ता चुन लो और उसपे काम करना शुरू कर दो, तुम्हारी दिक्कतें आसान हो जाएँगी। चाहे तुम नेगेटिव साइड में हो या पॉज़िटिव साइड में हो। इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो किसी की साइड ही नहीं लेता हूँ, पॉज़िटिव वाले भी ठीक ही हैं, नेगेटिव वाले भी ठीक हैं, तुम अपने रास्ते निकलो भैया, जिनको यहाँ निकलना है वो अपने रास्ते निकलो। लेकिन चुन ज़रूर लो, बीच में लटके तो फिर दिक्कतें आएँगी तुम्हें। वो कह रहा है ना तुम्हारे ग्रह के साथ ही ड्रामा है ये, क्योंकि कोई चुन ही नहीं पा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी में माध्यम पे माध्यम, माध्यम पे माध्यम लगे जा रहे हैं। ये दिक्कत हो रही है इस ग्रह के साथ। ये माध्यम समझना और उन पे चलना कैसे होता है ये? मैम दुःख तकलीफ आ रही है तो आपको उसमें से ये देखना होता है कि जैसे मान लो कोई भी दिक्कत आई आपकी लाइफ में, कोई दिक्कत आई है तो आपको उसको अगर आपकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन है तो आपको ये देखना है कि यार मैंने इससे इसमें से पॉजिटिव क्या निकला। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव ओरिएंटेशन है तो आपको ये देखना है उसके अंदर से इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो अब मैं दूसरों के साथ भी ऐसे ही करूँगा। समझ रहे हो? तो नेगेटिव वाले का उसको एंगर, गुस्सा और ये सारी चीज़ें उसके अंदर घर करती जाएँगी। वो धीरे-धीरे उसके 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 कर्म में नज़र आ जाएगी। लेकिन जो पॉज़िटिव वाला होगा ना, उसके साथ किसी ने बुरा किया, कुछ किया, ये किया, वो किया, वो उसको नज़रअंदाज करेगा, उसमें ये देखेगा चल छोड़ ना यार, उसने मेरा बुरा किया, मैंने तो उसके लिए अच्छा किया ना। मैंने तो उसके लिए कर दिया ना। अब जैसे मान लो किसी ने मुझसे पैसे माँगे, अब मेरे को उसने तो ये बोला भाई मुझे दिक्कत है, मेरे को पैसे दे दे। मैंने उसको पैसे दिए, अब वो कह रहा है कि भाई है ही बाद में मुकर गया कि भाई मैं मेरे पास है ही नहीं पैसे, कौन से पैसे, कैसे पैसे, क्या काहे के पैसे? मैं कहूँगा चल कोई नहीं भाई, तेरी नेगेटिव साइड से तू ले जा यार, ये पैसा आज नहीं कल आ जाएगा, नहीं आएगा तो ना ही आए, चल छोड़ परे, कोई बात नहीं। हम तो सेब खा लेंगे और उससे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, कोई बात नहीं, तू कर ले। तो ऐसे चुनना होता है मैम चीज़ों में, हुँ, ये है ठीक है। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी है, मेरी अप्रोच ऐसी है।
ठीक है। ओके, सो यूट्यूब बंद कर रही हूँ। कॉल की हीलिंग के बाद आज मैं बेटर फील कर रही हूँ मैम। मेरे बेटे को भी हीलिंग दिया था वहाँ, वो भी ठीक है, आज ऑफिस गया है। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। आई एम ग्लैड यू बोथ आर बेटर। चलो ठीक है, सो सिर्फ इंडिया ही सेफ प्लेस रहेगा फ्यूचर में, वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो YouTube में इतना बता दूं कि जिस दिन मेरा वो चैनल शुरू हो जाएगा, मैं रोज चेक करती हूँ, वो शुरू हो जाएगा तो लाइव वहां होगा। और जब ये लोग स्ट्राइक देते हैं तो चैनल को शैडो बैन करते हैं। मतलब आप सब्सक्राइबर होने के बाद भी, बेल दबाने के बाद भी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आए। इसलिए 6-6:30 बजे दोनों चैनल एक बार चेक कर लिया करो, ओके। तो ये तो मैंने गलती से कर दिया बंद। क्राफ्ट, क्राफ्ट दिख गया इनको, टेकमॉस मस्ती, इनको क्राफ्ट दिख रहा है। ओके, और भी किसी अच्छा, को क्राफ्ट दिख रहा है? एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, आगे के सेशंस ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हाँ। बहुत, बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आगे के सेशन। हम्म। वो तो पूरी बुक ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे के इसका तो 1 मिनट कहाँ है? अरे हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना मैं?